हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। Dude, Reacher is back. Huge, big fella, big man. Reacher is back. Jack Reacher. Reacher का सीजन 2 दिसंबर 14 से शुरू हो गया है। 4 एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं। चारों ही एपिसोड्स मुझे बहुत पसंद आए हैं। रीचर मुझे कई वजहों से अच्छा लगता है। उनमें से एक है कि काफी डिटेल होती है। हर एपिसोड डिटेल में जाती है, पीसफुल रहती है। हर सीन, हर शॉट आराम से आगे बढ़ता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई हड़बड़ी नहीं होती है, कोई गड़बड़ी नहीं होती है। दूसरी एक वजह है, रीचर बहुत ऑब्जर्व करता है, छोटी छोटी क्लूज पर ध्यान देता है। वो क्राइम सीन हो या फिर कोई और जगह, वो बहुत ज्यादा फोकस रहता है। शर्लॉक होम्स की याद आ जाती है। जब भी जैक रीचर दूसरे कैरेक्टर्स से इंटरेक्ट करता है तो कुछ ना कुछ ऐसी डिटेल्ड बातें आ ही जाती हैं जो बहुत मजेदार होती है, बहुत बढ़िया लगता है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका ऑब्जर्वेशन। और सबसे खास बात है, रीचर के रोल को प्ले कर रहे एक्टर एलन रिचसन, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनका। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि गेम्स की सीन हो, वीडियो गेम्स के ट्रेलर्स के जैसे लगता है। उनकी पूरी बॉडी, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी वॉक एकदम गेम्स की तरह लगता है। पीछे से बहुत दमदार लगते हैं वो। उनका बैक बहुत ही वाइड है, बहुत ही बड़ा एक लुक है उनका। बहुत मेहनत से बॉडी बनाई होगी उन्होंने, वो तारीफ के हकदार तो है ही। लेकिन मेरा एक सवाल है कि रीचर भैया तो घूमते ही रहते हैं, वो एक जगह पर रुकते ही नहीं है। कपड़े खरीदते रहते हैं, पुराने कपड़े फेंकते रहते हैं डस्टबिन में, मोटेल्स में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। फिर भी इतनी बढ़िया फिजिक है, तो कैसे बनाई है ये। सीजन 2 में भी एक भी शॉट दिखाया नहीं गया है उनके एक्सरसाइज का, तो आगे कोई एक्सरसाइज वाला सीन देखने को मिले तो बढ़िया होगा। और एलन रिचसन की सिर्फ फिजिक ही नहीं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफी बढ़िया रहते हैं। उन्होंने कैरेक्टर को जी लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रीचर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ही बने हैं। सोडूड पिछले सीजन में पहले ही एपिसोड में अपने भाई को खोने के बाद, उस पूरे सीजन में सारी मिस्ट्री सुलझाने के बाद, रीचर मार्ग्रेव से निकल गया था और वो घूम रहा है अमेरिका के काउंटी साइड्स में। जितना मेरी समझ है, छोटे छोटे टाउन में से वो गुजर रहा है और ऐसे ही गुजरते हुए वो एक शॉप में घुसता है नए कपड़े लेने के लिए। एलकनसास लिखा गया है जितना मुझे याद आ रहा है, जहां पर उसके पास कैश थोड़ा कम हो जाता है तो पैसे निकालने के लिए वो एटीएम जाता है। वहां पर वो ट्रेलर में दिखाए गए हुए एक औरत को घबराते हुए पैसे निकालते हुए देखता है और उससे पूछता है कि क्या आप परेशानी में हैं, और वो औरत बोलती है कि हाँ, वो कार जैक्ट हो गई है, कार के बैक सीट में उसका बच्चा है। और पहले ही एपिसोड के शुरुआत में ही ताबड़तोड़ एक्शन होता है, उस किडनैपर को पेल देता है रीचर। बढ़िया लगा ये सीन मुझे। फिर वो कैश लेकर उस दुकान पे जाता है, लेकिन एटीएम से जो स्लिप निकलता है उसमें उसे नीगली का मैसेज मिल जाता है, कोड वर्ड मैसेज, और वो नीगली को फोन करता है उस दुकान के लड़की के फोन से। नीगली रीचर को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके रीचर को न्यूयॉर्क पहुंचना है, क्योंकि कैल्विन फ्रांस का मर्डर हो गया है। रीचर के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो तुरंत न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। अब एपिसोड के पहले ही सीन में एक हेलीकॉप्टर से पहाड़ों के बीच में किसी को गिराया जाता है और नीचे गिरकर वो मर चुका होता है, और वही होता है कैल्विन फ्रांस। पहले ही सीजन की तरह इस सीजन में भी, सीजन 2 में भी फ्लैशबैक के सीन्स चलते हैं। 2 टाइमलाइंस हम कह सकते हैं। तो कैल्विन फ्रांस, नीगली और कुछ मेंबर्स थे जो 110 एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाता है रीचर कुछ साल पहले। उस टीम के मेंबर्स होते हैं ये सब। कैल्विन फ्रांस भी उसी टीम का मेंबर था और वो रीचर का एक तरह से फैन था, रीचर को काफी मानता था। वो रीचर के जैसा वो बनना चाहता था, रीचर उसके लिए आदर्श था। फ्रांस काफी अच्छा बंदा था, वो मजाकिया भी था, बहुत जल्दी वो गुस्से में नहीं आता था, अपने दिमाग को वो कूल रख पाता था, इस वजह से वो बाकियों का भी फेवरेट था। तो उसका इस तरह से ब्रूटली मर्डर हो जाना रीचर के लिए बहुत तकलीफ दे था। और जैसा कि रीचर काफी कुछ ऑब्जर्व करता है, तो फ्रांस का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसे देखकर रीचर को समझ में आ जाता है कि हेलीकॉप्टर से गिराने से पहले उसके पैरों को, दोनों पैरों को काफी चोट पहुंचाया गया था, तोड़ा गया था। ये डिटेल्स पता चलने के बाद रीचर को और गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है कुछ हद तक। फिर नीगली के साथ मिलकर वो फ्रांस के वाइफ से मिलने जाता
है। फ्रांस शादीशुदा था, एक छोटा बेटा भी होता है उसका। वहां जाकर दोनों शुरुआत करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, जहां पर जाकर दोनों और ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि 110 के मेंबरों का जो एक स्लोगन था, डू नॉट मैस विद स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स, ये पंच लाइन उसने अपने बेटे को ही सिखाई थी। जल्दी ही नीगली और रीचर का साथ दे देता है ओडोनल, वो भी 110 का मेंबर था, वो भी फिलहाल मैरिड है, उसके भी बच्चे हैं। तीनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। फिर एक और मेंबर कार्ला डिक्सन भी उनके साथ जुड़ जाती है, तो ये चारों इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं। अब जो मेन विलन है उसको पहले ही एपिसोड में दिखा दिया गया है, उनको मैंने पहले देखा था पीस मेकर में, फिर देखा मैंने उन्हें द नाइट एजेंट में, और अब रीचर में देख रहा हूँ। काफी बढ़िया एक्टिंग करते हैं वो, लेकिन उस कैरेक्टर का नाम नहीं बताया जाता, वो कौन है, ये मिस्ट्री क्या है, ये सब नहीं दिखाया जाता है। लेकिन वो रीचर और उसके टीम मेंबर्स के पीछे अपने लोग लगा देता है, और ये इजी इसलिए होता है क्योंकि रीचर बहुत बड़ा है, उसको छुपाए रखना काफी मुश्किल होता है, वो आसानी से नजर में आ जाता है। ये पिछले सीजन से ही दिखाया जा रहा है कि रीचर बहुत ज्यादा बड़ा होने की वजह से लोग पहले उसे बुरा आदमी समझते हैं, उससे घबराते हैं, डरते हैं। इस सीजन में भी उसको कंटिन्यू रखा गया है। यही जैक रीचर नॉवेल्स की मेन पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई आदमी अगर दिखने में बड़ा हो तो जरूरी नहीं कि वो आक्रामक हो, उसका दिल साफ भी हो सकता है। क्रिमिनल्स के साथ साथ NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर रूसो भी रीचर और नीगली पर नजर रख रहा होता है, जिसको रीचर समझता है कि मर्डरर्स का आदमी है, इसलिए इस वजह से रीचर उस पर अटैक करता है और वो घायल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है रीचर को कि वो पुलिस ऑफिसर था। आगे जाके रूसो भी रीचर की मदद करता है, एक्सचेंज में रीचर भी अपनी इंफॉर्मेशन रूसो के साथ शेयर करता है, दोनों पार्टनर्स बनने लगते हैं। और ये रूसो कैरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लगा है। रूसो रीचर से नहीं डरता है, पूरा भिड़ जाता है उससे पिटने के बाद भी, और वो बार बार कहता है कि वो करप्टेड नहीं है। अब देखना होगा आगे कि वो सच में करप्ट है या नहीं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर्स मिलते जा रहे हैं। कैल्विन फ्रांस के फ्लैश ड्राइव में से कुछ नंबर्स शीट्स मिलते हैं और एलियसेस मिलते हैं, मतलब अलग अलग नाम मिलते हैं जिनका पहला लेटर ए होता है और सरनेम का पहला लेटर एम होता है, यानी शॉर्ट में AM। तो ये AM ही एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जिसको हायर किया है हमारे मेन विलन ने, और जो एक वेपन ब्रोकर है और उसकी कोई फोटो पुलिस के पास नहीं है। वो बहुत शातिर है और वो मर्डर्स भी कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो भी लोग उसकी मदद कर रहे हैं, ये AM उन सबको ठिकाने लगा रहा है। और इन शीट्स और नंबर्स में से ये पता चलता है कि 65 या फिर 650 के कोई एक बड़ा नंबर है। अब ये $65 मिलियन भी हो सकते हैं या फिर कुछ और। आगे 110 के एक और मेंबर की लाश मिलती है और ये पता चलता है कि कैल्विन फ्रांस और ये मेंबर और एक मेंबर तीनों मिलकर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, और इस टीम का एक और मेंबर स्वॉन एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, न्यू एज, जहाँ के ऑफिस में ये AM गया था। जो न्यू एज कंपनी शक के घेरे में आ जाती है। नीगली, डिक्सन और ओडोनल स्वॉन के ऊपर शक करते हैं, लेकिन रीचर ये मानने को तैयार नहीं है कि स्वॉन करप्ट है। न्यू एज कंपनी एक लिटिल विंग नाम का प्रोग्राम चला रही है, एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, जो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एयरबेस रिलेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर बेस मिसाइल प्रोग्राम जिससे हवा में फायर किया जा सकता है, और ये मिसाइल खुद को दुश्मन के नज़र से छुपा लेगी, टारगेट को पास करके चली जाएगी, फिर वापस रीअटैक करेगी, जिससे दुश्मन साफ हो जाएगा। फिलहाल एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और इस प्रोग्राम को सीनेटर लिवॉय ने सपोर्ट किया है, ताकि अगर ये सक्सेसफुल रहे तो बाद में इस बिल को पास करा के वो वोट भी पा सके। और लिवॉय को डिटेल में कुछ नहीं बताया, उसके लॉयर ने उसके सामने रिप्रेजेंट किया था, पेपर वर्क किया था, उसने बस सिग्नेचर किया है। तो ये न्यू एज कंपनी इस एक्सपेरिमेंट्स के आड़ में कुछ और प्लान कर रही है, तो ये एक पॉलिटिकल टेररिज्म कॉन्फ्लिक्ट बन गया है। तो अभी और बाकी के 4 एपिसोड्स आने बाकी है, और ये कहानी इतनी सीधी तो नहीं जाएगी, जरूर ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे। सीजन 1 के लिeutenant फिनली को देखकर मजा आया, गेस्ट अपीयरेंस था एपिसोड 4 में। आगे की कहानी लेकर मैं वापस आऊंगा, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।